Assalamu alaikum. Yes, we have to start today's significance of mitosis. But before going to start this topic, I would like to ask some questions. Are you able to give the answers of these? और आप मुझे चैट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर सेंड कीजिए. आई एम वॉचिंग एवरीथिंग. ऐसी कौन सी डिवीज़न है जो कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं वो सिंगल सेल से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं? आई नो दैट इज़ माइटोसिस. नेक्स्ट आपके पास है. अच्छा अब्दुल्ला, अब आवाज़ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे बता दीजिएगा. रामीन, मैं आपके क्वेश्चन का बेटा लास्ट में आंसर करती हूँ. लेट मी कंप्लीट दिस. जी, सेकंड हमारे पास है कि माइटोसिस के कितने सब डिविजन्स हैं? 2. न्यूक्लियस की डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन दैट इज साइटोकाइनेसिस. और ये सेल्स जो है वो 2 डॉटर सेल्स में हमारा डिवाइड हो गया. कैन यू टेल मी हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन कैरियोकाइनेसिस? क्या आपको पता है ऐसा कौन सा फेज है जिसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप है, वो डिसअपियर होता है? स्पिंडल फाइबर्स किस स्टेज में फॉर्म होते हैं? डू यू नो हाउ क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन? और अगर वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो रहे हैं तो किस फेज में होते हैं? आर यू एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर किस स्टेज में होती है? ये सारी चीज़ें अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो इट मीन्स दैट टॉपिक इज़ क्लियर. अच्छा रामीन बेटे, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू वन थिंग. डीएनए और हिस्टोन. हिस्टोन बेसिकली एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है, एक पत्थर की तरह से होता है, एक राउंडेड बॉडी है प्रोटीन की, बीट की तरह से. उसके ऊपर एक रिबन सी अटैच्ड है, मतलब कवर कर दिया उसको रिबन से, उसकी क्वाइलिंग कर दी, वो डीएनए है. जब ये पूरा स्ट्रक्चर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक अपीयरेंस देता है दैट इज क्रोमैटिड. फिर वो मिल के क्रोमोसोम्स बना रहे होते हैं. ठीक है, हम ये कहते हैं ना कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. इसका यही मतलब है कि डीएनए एक लंबी सी रिबन टाइप स्ट्रक्चर है, एक डोरी की तरह से है जो हिस्टोन के ऊपर रैपिंग हुई हुई है जिसकी. फिर वो ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है ना वो रैप हो के एक लॉन्ग कॉइल बनाते हैं, जैसे हमारी रस्सी टाइप होती है, जैसे रोप होती है, और फिर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिड होता है. किस स्टेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है इनटू 2 इक्वल हाफ? ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर आपको इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं तो फिर जो है वो माइटोसिस क्लियर है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? बॉडी में ये प्रोसेस क्यों होता है? ऐसी क्या चीज़ है जो हम कहते हैं कि भाई ये जो है वो माइटोसिस जो है वो ज़रूरी है सेल्स के लिए, बॉडी के लिए? क्यों होना चाहिए ये? पूरी बॉडी में, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की बात कर रहे हैं, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, दैट इज़ नॉट गिवन इन योर लेक्चर इन योर बुक. आपकी पूरी बॉडी में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं. फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट. माइटोसिस अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सोमैटिक सेल्स. ठीक है, एक वो सेल्स हैं जो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं. सोमैटिक सेल्स का मतलब ये है कि पूरी बॉडी में, अब चाहे वो हार्ट का सेल हो, लिवर का हो, स्किन का हो, हेयर सेल हो, आई सेल हो, वॉट एवर द सेल इट इज़ सोमैटिक सेल. वो सारे सेल्स जो बॉडी के हैं जिनमें माइटोसिस होगी वो सोमैटिक सेल्स हैं. तो व्हाट अबाउट द अदर सेल्स?
आपको पता होना चाहिए डिवीजन दो तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस होती है जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स आर आल्सो नोन एज सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल्स हैं उनमें मियोसिस होती है, सिर्फ उस सिस्टम में। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, पूरी बॉडी में कहीं भी कोई सेल है वो सोमैटिक सेल है, वो हमेशा एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म करता है जैसा सेल होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डॉटर सेल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस have same number of chromosomes as that of parent cell. In this way, all cells of body of an organisms have same number of chromosomes. ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। जब हम माइटोसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि एक ऐसी डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में सेम रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, वो हमारे पास जो है वो माइटोसिस कहलाता है। अब ज़रा एक डिफरेंस क्लियर कीजिएगा, मुझे पता है रामीन ने ये लास्ट टाइम भी शायद पूछा था कि हमारे पास दो क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। माइटोसिस के पूरे स्टेज में जब आपने जो चीज़ देखी थी वो क्या थी कि क्रोमैटिड्स ब्रेक होते हैं। जो क्रोमोसोम था वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अलग और दूसरा अलग ऑपोजिट पोल्स की तरफ उन्होंने लास्ट टाइम एनाफेज में मूव किया था। ये सिंगल स्ट्रैंड अब ये क्रोमैटिड नहीं है बल्कि ये एज अ क्रोमोसोम बिहेव करती है। इसका यही मतलब है कि अगर पेरेंट सेल में 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, जो डॉटर सेल्स बनेंगे, उसमें भी 4 होंगे। Zygote divides by mitosis or to form embryo, and after hatching on birth, mitosis continues up to maturity of an individual. All cells of bodies except germ cells, except reproductive cells, वो सब somatic cells हैं जिनमें body में mitosis हो रही है। अच्छा, जाइगोट आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब ये बिफोर बर्थ है, अभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी की भी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे अभी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, ठीक है, अभी बेबी की बर्थ हुई नहीं है। बिफोर बर्थ आपको पता होना चाहिए कि जाइगोट एग और स्पर्म की फ्यूजन से बनता है। वहाँ से जो स्टेज माइटोसिस की चलती है, ठीक है, तो वो बर्थ जब तक किसी ह्यूमन की, किसी एनिमल की बर्थ नहीं हो रही है, जब तक उसके सेल्स में माइटोसिस होती रहती है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, सेम सेल्स फॉर्म होते हैं, जैसा पेरेंट सेल होता है वैसे ही डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म होते रहते हैं। तो अगर आप अपनी एग्जांपल ले लें कि आपके नेल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, आप कट करते हैं, सेम नेल्स ग्रो कर जाते हैं। आपके हेयर हैं, आप हेयर कट लेते हैं लेकिन फिर आपके हेयर जो है वो उसी तरीके से ग्रो कर जाते हैं। आपकी स्किन पे अगर कहीं कोई इंजरी आती है, कोई वोंड हो जाता है, चोट लग जाती है, तो कुछ टाइम बाद आपका जो ज़ख़म होता है वो भर जाता है और स्किन पहले जैसी होती है। हमें ऐसा लगता है जैसे पहले हमारी कभी कोई चोट लगी ही नहीं थी, पहले कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं थी। तो इस वजह से जो है वो ये माइटोसिस होता है। माइटोसिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड और वर्न आउट टिश्यूज। हीलिंग ऑफ वुंड्स इज ऑल्सो ड्यू टू माइटोसिस। हीलिंग ऑफ वुंड्स मीन्स जख्मों का भर जाना। जो भी चोटें लगती हैं, जो भी जख्म हमारे ठीक होते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस माइटोसिस, ये माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल होता है। सिग्निफिकेंस इज क्लियर? Do you have any confusion? सिग्निफिकेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now you can see somatic cells have two sets of chromosomes, one set inherited from each parent. हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें दो पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, फादर एंड मदर, ठीक है। तो हाफ कैरेक्टर्स जो ऑफस्प्रिंग को या बेबी को मिलते हैं वो फ्रॉम मदर साइड मिलते हैं और हाफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट साइड।
उन्होंने यही कहा है कि वो करेक्टर्स क्रोमोसोम्स के दो सेट हैं, एक सेट मिल रहा है फ्रॉम मेल साइड, एक सेट मिल रहा है फ्रॉम फीमेल साइड, जिसकी वजह से हम एक टर्म यूज़ करते हैं डिप्लॉइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड हो जाते हैं 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉइड होके 2n हो जाते हैं। रामीन बेटा 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको अभी अनम्यूट कर दूंगी, देन यू मे आस्क। अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, मैं अभी आपकी बात सुनती हूँ। ओके, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब ये होता है कि 2 से डिवाइड हो सकें 2 इक्वल हाफ में, क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें सिंगल सेल को डिवाइड होना है 2 डॉटर सेल्स में, एंड दीज 2 डॉटर सेल्स मस्ट बी इक्वल, must be the same, must have the same number of chromosomes, must have the same amount of cytoplasm, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ इक्वल इक्वल जाए। दैट्स वाई वी टर्म here use here diploid 2n। लेट सपोज अगर मैं ह्यूमन की एग्जांपल आपको दूं, इन ह्यूमन ईच सेट कंसिस्ट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, egg produced in female's body, sperm produced in male's body, और इन दोनों में जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिल के बनाते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन के जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उन सब में हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 26 होते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं अगर वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो इस कंडीशन में होते हैं, तो हम उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं 2n, जिसको हम डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन? इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, यू कैन सेंड इन चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। Before going to start next topic, I would like to ask different questions if you have any difficulty regarding the significance of mitosis. Next topic is ways of cell death. You know what is death? Obviously एक ऐसी कंडीशन जिसमें सेल इज़ नो मोर, जिसमें सेल के पास कोई ऐसे प्रोसेसेस नहीं होंगे जो उसको लिविंग कंसिडर करे, उसने ख़त्म हो जाना है, उसने वैनिश हो जाना है, उसने बॉडी से रिमूव हो जाना है। ठीक है, ये है सेल डेथ। तो ऐसे कौन से वेज होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं कि भाई दीज आर द वेज ऑफ सेल डेथ? 2 वेज, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस जो है वो जी, व्हाट इज़ एपोप्टोसिस? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टर्म? आपको पता है कि सेल डेथ में एपोप्टोसिस क्या है और इसका क्या रोल है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कोई भी प्रोसेस विदाउट सिग्निफिकेंस नहीं होता। अगर वो बॉडी में हो रहा है इट मीन्स कि नेचर की तरफ से उसकी जो है वो कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ज़रूर है। यस एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एपोप्टोसिस तो मुझे नहीं समझ आया कि भाई क्या होता है, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन से मुझे कुछ कुछ क्लियर हो गया कि व्हाट कुड बी इन दिस टर्म। डिस्ट्रक्शन, तबाह होना, ख़त्म होना, बर्बाद हो जाना बिल्कुल, और सेल्फ खुद का। तो ये समवॉट एक ऐसी का टर्म हो सकती है जिसमें सेल खुद ही ख़त्म हो रहा हो,
और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ख़ुद को ख़त्म करता है तो हम एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, सुसाइड। ठीक है, सुसाइड। तो सेल में सुसाइड का कॉन्सेप्ट मौजूद है। सो मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड दैट whatever is going on inside the human body or animal body or in any living system, it happens in an individual cell level. जो कुछ भी लिविंग सिस्टम में होता है वो एक सेल के लेवल पे भी होता है, क्योंकि हम शुरू से एक बात कहते हैं, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। तो हमेशा ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि ये बहुत नेसेसरी है कि वो सब कुछ सेल में हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटोफेजी। ऑटो कहते हैं सेल्फ और फेजी कहते हैं ईटिंग प्रोसेस को। इसका क्या मतलब हुआ? इट इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम्ड चेंज which leads to sequence of physiological changes in cell by which cell commit suicide. एक ऐसी प्रोग्राम चेंजेस हैं, एक ऐसे प्रोग्राम्ड प्रोसेसेस हैं जो सेल में होने हैं। सेल के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी बेस पे सेल ये डिसाइड करता है कि इट हैज़ टू कमिट सुसाइड, उसको सुसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, जिसकी वजह से अभी तो आपका सिर्फ एक सेल, एक सेल की डेथ हो रही होती है ना, क्योंकि ये सेलुलर लेवल पर है। बाद में पॉसिबिलिटी है कि पूरी बॉडी की ही डेथ हो जाए। तो हमेशा इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि एपोप्टोसिस सेल के लेवल पे हो रहा है। सिंगल सेल कैन कमिट सुसाइड, सिंगल सेल की डेथ हो रही है, वो बॉडी से इरेडिकेट हो जाएगा, बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा, बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा जी, आपको मैं एपोप्टोसिस एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करने से पहले एंड बिफोर गोइंग टू शो द डायग्राम्स ऑफ एपोप्टोसिस, आई वुड लाइक टू tell the examples and let's see what are the examples. अपना हैंड देखिए ज़रा, look at your hand. आपके हैंड में आपकी फिंगर्स टोटली सेपरेट है। 5 fingers you have, 4 fingers basically और a thumb in your hand. और ये सारी फिंगर्स जो हैं वो सेपरेटली यू कैन मूव, अलग अलग हैं, बिल्कुल आप इजीली इनको जो है वो मूव करवा सकते हैं। तो इनकी सेपरेशन कैसे होती है? लुक एट योर फीट, योर टोज आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर। 5 टोज हैं, पांचों के पांचों डिफरेंट हैं एक दूसरे से और अटैचमेंट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, आप इजीली उनको मूव करवा सकते हैं, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऐसा क्यों है? ऐसा एपोप्टोसिस की वजह से है, क्योंकि उसने जो इनके बीच में कनेक्शन था, इनके बीच में लेयर्स थी, उनको ख़त्म कर दिया और आपकी फिंगर्स को, आपके डिजिट्स को फ्री कर दिया। इनमें एपोप्टोसिस होता है। इसके अलावा बहुत सारी अदर्स एग्जांपल्स हैं एंड वी विल डिस्कस। मैं अभी जब आपको एक चीज़ ये बताऊंगी ना कि हाउ एपोप्टोसिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ कैंसर, इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एपोप्टोसिस in your body. For example, now you can see here, this is a cell, this is a cell, and this is apoptosis. It goes under apoptosis. No cancer risk. कोई कैंसर का चांस नहीं है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द कैंसर? जी, व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बताइए। अगर एपोप्टोसिस ना हो, सेल अगर सुसाइड कॉमिट ना करे, तो वो तो कैंसर की डेवलपमेंट कर देगा बॉडी में। तो आपके लिए एक सेल की डेथ इजी है या पूरी बॉडी में कैंसर का रिस्क इजी है? यस, कैन यू टेल मी? इन अदर सिचुएशन इफ सेल कंटिन्यूज डिवाइडिंग, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, एपोप्टोसिस नहीं होता, सेल की डेथ नहीं होती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है और सेल आगे डिवाइड करता है, इट कुड लीड टू द कैंसर। कैंसर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करते हैं। अभी देखें, लास्ट टाइम जो है ना वो पूरा आप पढ़ के आ रहे हैं कि माइटोसिस कब और कैसे होगी। सेल मैच्योर होता है,
मैक्सिमम साइज़ अटेन करता है, जब उसको लगता है कि अब उससे ज़्यादा मैक्सिमम साइज़ वो अटेन नहीं कर सकता, उसके ऑर्गेनल्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं, जैसे क्रोमैटिड की फॉर्म में नए सेल में थे, सिंगल थ्रेड वो डबलिंग हो जाती है, सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस के बाद सेल ने डिवाइड होना है, तो एक सीक्वेंस चल रहा है। अब जब अल्लाह न करे, अल्लाह फॉरबिड, इफ़ सेल एंटर्स इनटू द कैंसरस स्टेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेल बस बनते हैं, डिवाइड होते हैं, बनते हैं, डिवाइड होते हैं, मतलब इमेच्योर सेल्स डिवाइड होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं। करेक्ट अताउर रहमान, यू आर करेक्ट। कैंसर एक ऐसी ही डिजीज़ है जिसमें एबनॉर्मली सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं और ग्रो करते हैं। अनस बेटा अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए, मैं तो एपोप्टोसिस की डायग्राम्स पर हूँ। जी अनस देखो, अब बेटा आ रही है स्क्रीन पे, मैं दोबारा आपको जो है वो शो कर दूंगी, एक दफ़ा आप चेक कर लीजिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलें जी, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, एपोप्टोसिस जब सेल में होता है तो बेसिकली सेल के साथ होता क्या है? नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम। There is a single cell. Now you can see the different organelles here mentioned here: mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, nucleus, and lysosomes. सेल में जब एपोप्टोसिस स्टार्ट होता है तो बेसिकली सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू होते हैं, बिखरना शुरू होते हैं, टूटना शुरू होते हैं, ये पीसेस में जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा पहले ये बता दीजिए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? रामीन, अब क्लियर है बेटा? मुझे मैसेज सेंड करो। चेक कर लीजिए, मुझे बता दीजिए आपको आवाज़ आ रही है, अब स्क्रीन आ रही है आपके पास, मेरी सारी पिक्चर्स शेयर हो रही हैं ना? अच्छा बेटा, मैं तो यहाँ से लाउड ही हूँ, आप जो है वो थोड़ा सा अपना वॉल्यूम अप कर लीजिए। ओके, चलिए जी। उसके बाद हमारे पास सेल जो है वो ब्रेक हो गया, अब उसने फ्रेगमेंट्स बना लिए हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब वो पीसेस में जो है वो डिवाइड हो गया। तो जब ऐसा कुछ होता है
अब इन पीसेस का क्या किया जाए, ठीक है। तो सेल एपोप्टोटिक कंडीशन में चला गया, एपोप्टोटिक उसने बॉडीज बना ली। नाउ यू कैन सी हियर लास्ट में आपको ये कुछ फ्रैगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये एपोप्टोटिक फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो समझो एक तरह से सेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद इनको जो है वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो जाता है, मतलब जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम्स के सेल्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स के सेल्स होते हैं, वो इनको ईटिंग प्रोसेस करते हैं और इनको खा के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, जब भी हम एपोप्टोसिस की बात करते हैं, आप ज़रा केयरफुली देखिएगा। देयर इज़ ए नॉर्मल सेल, ये बिल्कुल नॉर्मल सेल है, इसमें आपको ऑर्गेनल्स भी नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियस भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे सेल आगे बढ़ते हैं, हम टाइम आगे बढ़ता है, और अगर सेल एपोप्टोटिक कंडीशन में है तो वो श्रिंक होना शुरू कर रहा है। आप उसका न्यूक्लियर मटेरियल देख सकते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल गायब हो रहा है, कंडेंस सा हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट स्टेज में मेम्ब्रेन, आप देखो सेल की मेम्ब्रेन पहले कैसी इंटैक्ट थी बिल्कुल, और उसके बाद किस तरह से ब्लैबिंग सी हो रही है उसमें, वो जो है वो ख़त्म होना शुरू हो रही है। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स हैं, वो सब कोलैप्स हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वो पीसेस में आ रहे हैं जो फ्रैगमेंट्स से बन रहे हैं। अब उन फ्रैगमेंट्स का क्या किया जाए बॉडी में, ठीक है। आप जब डस्टिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो सारा जो आपका एक तरह से लिटर होता है, जो आपका जो भी आपका गार्बेज होता है, आप उसको उठा के जो है वो सूप से डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको परेशान ना करे, देखने में गंदा ना लगे और बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो आपके रूम्स में। सेम केस हेयर इन द बॉडी, कोई भी अगर बॉडी में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है या ऐसा वेस्ट होता है जिसको नहीं होना चाहिए, तो बॉडी उसको मैनेज कर देती है। यहाँ बॉडी उसको कैसे मैनेज करेगी कि बेसिकली जो भी फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको मैक्रोफेजेस खा लेते हैं। ये ईटिंग प्रोसेस होता है जिसको फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस कहते हैं। आपने शुरू में एक वर्ड पढ़ा था यहाँ, ऑटोफेजी। This time I was telling about the definition of apoptosis, that is self destruction, that is also called autophagy. तो यही है वो ऑटोफेजी, यही है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि उसने ख़ुद को डिस्ट्रॉय किया और फिर उसका एक ख़ुद ही ख़त्म होने का प्रोसेस शुरू हो गया, जिसमें हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, और इनका काम ही यही होता है, क्योंकि ये बॉडी की जो है वो समझ लो एक तरह से इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, उसको बढ़ा भी रहे हैं, इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम का पार्ट भी है, और जितना भी ये वेस्ट होता है इसको खा जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कहीं कोई पेन नहीं होता, कहीं कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि सूजन नहीं आ रही, बेसिकली जो रेडनिंग है, स्वेलिंग है, बर्निंग है, वो इन्फ्लेमेशन कहलाती है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ प्रोसेस, जिन जिन को प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, वो एक दफ़ा से ज़रा देख लीजिए। बेटा मैंने स्टार्ट लिया था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस मुझे पूछना था कि आपने बताया था जब हमारे क्रोमेटिड्स डुप्लीकेट हो रहे होते हैं, एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं, तो इनकी कॉपीज बनती हैं। तो मिस जिस तरह हमारे पास बेसिस होती हैं AGTC, हाँ और ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, हाँ। तो ये इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं? नहीं देखो, आप ना दो चीज़ों को मिक्स कर रही हो, ठीक है। हमारे पास एक टॉपिक होता है क्रोमोसोम्स की डबलिंग का, जैसे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि रोप्स ले लो, दो रोप्स हैं,
और उन 2 रोप्स में हमने क्या करना है कि उन दोनों को आपस में ट्विस्ट कर दो। समझ आ रही है मेरी बात? जी आ रही है। ठीक है, एक रोप एक क्रोमैटिड है, दूसरा रोप दूसरी क्रोमैटिड है, और ये 2 क्रोमैटिड्स जब ट्विस्ट हो गए तो समझो क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, ओके। लेकिन ये रोप कैसे बनी? अब ये जो रोप बनी है ना, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। जैसे आपने बच्चों के ब्लॉक्स देखे हैं, ग्रीन जी। रेड ब्लू, ठीक है, उनको जोड़ के हम्म। हमने लंबा बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बनाया जो रोप की फॉर्म में आया है। बेटा डीएनए जिन जी। बेसिस से बन रहा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, पहले ये बनती हैं अलग अलग सेल में। आपने जिस टाइम इंटरफेस पढ़ा था ना, हम्म। और आपने हमने ये कहा था कि 1 फेज होता है जो ऐसे प्रोटीन्स बना रहा है, ऐसे एंजाइम्स बना रहा है जो एस फेज में डीएनए की या क्रोमोसोम्स की सिंथेसिस करेंगे। वो ये चीजें थी। पहले ये ब्लॉक्स की फॉर्म में बनते हैं थोड़े थोड़े, और फिर ये आपस में ज्वाइन होते हैं, डीएनए बनता है पूरा, फिर ये स्टोन पे रैप होगा और फिर क्रोमैटिड बनेगा। ओके। गेटिंग? और मिस जी मिस, और मिस प्रोफेस में बताया जा रहा है कि सेंट्रोसोम हमारा डिवाइड होगा सेंट्रियोल्स फॉर्म करने के लिए, लेकिन एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल्स ऑलरेडी होते हैं। देखो, सेंट्रियोल्स जो है ना एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते। हम्म। ठीक है, और जी। प्लांट में कुछ सेल्स में होते हैं तो उनमें एस्टर नहीं फॉर्म होता। ये एक डिफरेंस था छोटा सा। एस्टर वो होती हैं जो छोटी छोटी सी रेस नहीं निकल रही थी बैक साइड पे, जी। वो चीज। ओके। और मिस लेकिन यहाँ पे सेंट्रोसोम डिवाइड क्यों होगा सेंट्रियोल्स फॉर्म करने के लिए? वो तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जाएगा और फिर इसी तरह क्रोमोसोम्स हमारे डिवाइड हो जाएंगे। यही बात पूछ रही थी ना आप? जी मैं ये पूछ रही हूँ अब कि हम्म। यानी हमारा जो आपने बताया था बीच में एक आई गेस एक सेकेंड, तो वो ऊपर जाता जाएगा और फिर इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ तो है कि सेंट्रियोल्स फॉर्म कर रहा है वो। नहीं, आप पहले वो स्क्रीन पे देखो कौन सी पिक्चर है अभी। एक सेकेंड। अभी तो मिस क्रोमेटिड्स आर यूनाइटेड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ सेंट्रोमियर, ये वाली साइड है। हाँ, प्रोफेस की डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे। एक सेकेंड। मिस बुक में लिखा हुआ था, बुक से पढ़ा था ये। नहीं, वो तो है, मैं डायग्राम के थ्रू बता दूंगी ना आपको। ये देखिए, ये आपको मेरा रेड कर्सर वो नजर आ रहा है, रेड लाइट। जी। ठीक है, ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स है ना, इन्होंने बनाया है स्पिंडल फाइबर्स। ये होता है थोड़ा स्लो प्रोसेस। ओके। आहिस्ता आहिस्ता ये फॉर्म हो रहा है ना, हम्म। तो ये इस तरह से सेंटर में फैल जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ हम्म। न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, इसकी ओके। का जो न्यूक्लियर एनवलप है ना, इसको भी खत्म होना है, तो यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ। अब जरा इधर हम्म। देखो, जहाँ रेड लाइट है मेरी, ये पर्पल पर्पल बीच में नजर आ रहा है। जी। इसका मतलब है ये डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स अभी यहाँ मौजूद है जो ये शो कर रहे हैं कि ये प्रोसेस अभी कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, जी। इसके अलावा इसके अलावा मिस एक सेकेंड, मिस जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? जेनेटिक कहते हैं जीन्स को, ठीक है, और डाइवर्सिटी कहते हैं डिफरेंट, वेराइटी। इसका सिनोनिम है वेराइटी। ये अभी मैं मियोसिस में बताऊंगी। कैरेक्टर्स जो डिफरेंट आते हैं ना, हम्म। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से आते हैं। जैसे ह्यूमन के अभी हम माइटोसिस हमने पढ़ा कि ऑल सेल्स आर सेम, तो इनमें जेनेटिक हम्म। डाइवर्सिटी नहीं होगी, जैसा सेल है वैसा ही होगा। लेकिन ओके। मियोसिस जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखेंगे कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, थैंक यू। वेलकम।
अच्छा जी, आपने जो है वो क्या किया कि एपोप्टोसिस देखा। एपोप्टोसिस में हमारे पास क्या है कि जो भी आपका प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल खुद ही जो है वो सुसाइड कमिट कर लेता है, सेल जो है वो खुद ही जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय कर लेता है खुद को, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो 5 फिंगर्स हैं वो अटैच्ड नहीं है, सेपरेट हैं। आप उसको सेपरेटली जो है वो मूव कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये नेसेसरी प्रोसेस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एपोप्टोसिस का प्रोसेस ना हो तो बॉडी जो है वो कैंसर स्टेट की तरफ चली जाती है। तो कैंसरस सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जिसमें एबनॉर्मली सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं। और एबनॉर्मल सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि आगे उस स्टेज में फिर जो है वो बॉडी की डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, डोंट यू हैव एनी प्रॉब्लम? इज़ दैट क्लियर टिल हियर? तो एपोप्टोटिक सेल जब इस कंडीशन में आता है तो वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके ऑर्गेनल्स डिसइंटीग्रेट होते हैं और वो छोटे छोटे पीसेस में आ जाता है। नाउ यू कैन सी हियर, ये इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। तो भाई अगर उसके छोटे छोटे पीसेस हो रहे हैं तो उन पीसेस का होगा क्या जी? वो पीसेस मैक्रोफेजेस खा जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। अब आप एक बहुत अच्छी सी डायग्राम के थ्रू इसको समझ लीजिए लास्ट टाइम, फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि अब सबको आवाज़ आ रही होगी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यू कैन सी, कोई भी अनवांटेड चीज़ जिसकी ज़रूरत ना हो वो बॉडी में नहीं टिकती। एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल्स, बॉडी उसको ऑर्डर करती है कि भाई आप इस बॉडी को छोड़ दीजिए, यू आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो व्हाट विल हैपन, होगा क्या, सेल श्रिंक होना शुरू होगा। श्रिंक किस सेंस में होगा, डिसइंटीग्रेशन होगी ऑर्गेनल्स की, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और उसके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे, डिफरेंट पीसेस में वो ब्रेक होगा। नाउ यू कैन सी न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का वर्ड यूज़ होता है पीसेस के लिए, छोटे छोटे जो पीसेस बनते हैं हम उनको फ्रैगमेंटेशंस कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके जो है वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन गई। नाउ यू कैन सी हियर स्मॉल पीसेस ऑफ द सेल एंड दीज आर टर्म्ड एज एपोप्टोटिक बॉडीज़। नाउ यू कैन सी द एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो हैं उनके लिए एक ईटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। फैगोसाइटोसिस ईटिंग प्रोसेस को कहते हैं। सेल अगर किसी चीज़ को खाता है तो वो एपोप्टोटिक है, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस। एपोप्टोसिस में कहीं भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कहीं कोई पेन नहीं होता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? रामीन, व्हाट डिड यू राइट बेटा? व्हाट आर माइक्रो, ये फेजेस लिखा है आपने? यस कर दीजिए अगर ये माइक्रोफेजेस हैं तो। बेटा वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स होती हैं, ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं इनसाइड द बॉडी जो नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, कि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ एंटर होती है जो फॉरेन होती है, जो हमारी बॉडी की नहीं होती है, तो ये सेल्स एक्टिव होकर उसको ख़त्म करते हैं। जैसे मैं आपको ऐसी एग्जांपल देती हूँ, सारा दिन में हम बहुत कुछ खा रहे होते हैं, we are very fond of eating junk foods and burger and these kind of things. तो हमारे पास क्या होता है कि जब वो चीज़ें हम खा रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में होता ये है कि वो हमें नुकसान नहीं करती, या हम डेली जो है वो बेसिस पे बीमार नहीं होते। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी का एक अलर्ट सिस्टम है, वो अलर्ट होके जो भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हुए होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो ये भी एक अनवांटेड सेल की टाइप है एपोप्टोसिस। यस, इज दैट क्लियर? सेकेंड प्रोसेस था सेल डेथ का, जो कि हमारे पास कहलाता है नेक्रोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ, आपकी स्लाइड देख लीजिएगा, मैं थोड़ी देर बाद ही चेंज कर रही हूँ। मेरी तरफ से तो सब ओके है, आप अपना बेटा चेक कर लो ज़रा। यस, नेक्रोसिस कैसे कहते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? चाहे एपोप्टोसिस हो चाहे नेक्रोसिस हो, दोनों सेल डेथ हैं। डिफरेंस ये होता है कि अगर टिश्यू लेवल पे हो रहा है तो वो नेक्रोसिस है,
मतलब वो सिंगल सेल की बेस पे नहीं है जैसे एपोप्टोसिस में होता है कि वहाँ सिंगल सेल की डेथ हो रही है, ठीक है। अगर टिश्यू लेवल पे है, मतलब बहुत सारे सेल्स एट अ टाइम जो है वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, उनको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो नेक्रोसिस कहलाता है। नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू। इट अकर्स व्हेन टू लिटिल ब्लड फ्लोज टू द टिश्यू। देखें, चाहे सेल हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे ऑर्गेन हो, ऑब्वियसली बॉडी नीड्स ब्लड। हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ब्लड इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ऑल द टाइम इट सर्कुलेट्स इन द बॉडी, ये बात भी समझ आती है कि जी ये पूरी बॉडी में 24 आवर्स सर्कुलेट करते हैं एंड इट नेवर स्टॉप्स। ऐसे ही तो सर्कुलेट नहीं करता ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट इस सेंस में कि उस ब्लड में उसके साथ ऑक्सीजन मौजूद है, उसके साथ एंजाइम्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं, फूड मौजूद है। जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब अगर ब्लड का फ़्लो ही कहीं कम आ रहा है तो टिश्यूज़ को उसकी रिक्वायर्ड चीज़ नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो प्रोसेस क्या है, नेक्रोसिस, नेक्रोटिक सेल्स हो जाते हैं वो। इसकी वजह कोई इंजरी भी हो सकती है, कोई चोट भी हो सकती है, कोई वोन, कोई ज़ख़म, कुछ भी, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसकी वजह रेडिएशन भी हो सकती है। आपको पता है कि रेडिएशंस आर हैज़र्डियस, रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। रेडिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं सेल के लिए और केमिकल्स, ठीक है, या कोई भी केमिकल हो सकता है इसका रीज़न। एंड इट कैन नेवर बी रिवर्स्ड, तो ये रिवर्स्ड नहीं होता। When large areas of tissue die, अच्छा जी, बहुत ज़्यादा ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की जो लैकिंग होती है, अगर ब्लड जो है वो बहुत कम सप्लाई हो रहा है तो उसकी वजह से टिश्यू की डेथ कॉज हो सकती है एंड द कंडीशन इज़ नोन एज गैंग्रीन। बहुत बड़ा एरिया अगर टिश्यू का अफेक्टेड है ब्लड सप्लाई की वजह से तो वो गैंग्रीन है, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकली किसी एरिया की बात करें जहाँ बहुत कम ब्लड का फ्लो होता है और उसकी वजह से अगर टिश्यू की डेथ हो रही है, दैट इज़ नेक्रोसिस। अच्छा जी, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ऑब्वियसली ये सिर्फ सेलुलर बेसिस की डायग्राम है। मुबश्शिरा बेटा, आप चेक करो ना आपके साथ क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से तो सब ओके है। आप देखो नेक्रोसिस का टॉपिक चल रहा है, आपके पास नेक्रोसिस आ रहा है ना। मैं स्क्रीन थोड़ा स्लो ही अभी चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो। मैं अभी अच्छा नेक्रोसिस के बाद आगे नहीं बढ़ूँगी, मैं आपको सारी स्लाइड्स शो कर दूँगी, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जो है वो डिफरेंट शेड्स मिल रहे हैं, डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं। तो ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा बेटा, मुझे ज़रा स्लाइड नंबर बताओ कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है स्लाइड नंबर। मेरा इस वक्त स्लाइड नंबर चल रहा है 53, 53 चल रहा है मेरा। अच्छा, मुझे ज़रा ये सेट करने दीजिए, 1 मिनट में करती हूँ कुछ। जी, अब मुझे बताइए आपके पास कौन सी स्लाइड आ रही है। अब ठीक है सब। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
देखो बेटा, बताओ रहमान, आप भी चेक करो बेटा, मेरा 53 चल रहा है स्लाइड नंबर। अब मैं 54 पर हूँ, ठीक है? ओके। नेक्रोसिस कैन बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। अच्छा देखें, जिस तरह एपोप्टोसिस में हमने देखा कि उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस थी, तो हम ये देखते हैं कि नेक्रोसिस जो है वो किस वजह से हो रहा है। इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, ठीक है? लेट सपोज कोई ज़ख़म हो गया, कोई इंजरी, ये एक्सीडेंटल होती हैं, ठीक है? कोई इन्फेक्शन हो गया, व्हाट कुड बी द रीज़न, कोई कैंसर इन्फेक्शन है, पॉइजन है, and inflammation. Black necrotic tissues is formed when healthy tissue dies and becomes dehydrated. ये एक तरह से आप इसको कंसिडर कर लो कि ये एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है कि सेल्स की डेथ हो रही है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होगी, पेन भी होगा, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? लेकिन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एपोप्टोसिस। अब ये किस तरह से डिफरेंट है, ये चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। Now you can see here the difference between the necrosis and apoptosis. I am on slide 55. You all are with me? You don't have any confusion? जी, नेक्रोसिस में आप ज़रा देखिएगा, सेलुलर स्वेलिंग फर्स्ट हमारा है और सेलुलर कंडेंसेशन होता है एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस का प्रोसेस अगर आप जहन में लेकर आए, ठीक है, तो आपका जो पूरा एक सेल है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ठीक है? वो सारे जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं, तो ये टर्म इसलिए यूज़ हुई है। जबकि नेक्रोसिस में सेल की स्वेलिंग होती है, सेल जो है वो फूलना शुरू होता है। मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट एंड मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन। अच्छा, एपोप्टोसिस में अगर आपको डायग्राम याद है तो मेम्ब्रेन बैबलिंग हो रही थी, थोड़ा सा जो है वो श्रिंक होके, लेकिन फटी नहीं थी वो मेम्ब्रेन, बर्स्ट नहीं हुई थी, वो ब्रेक नहीं हुई थी कहीं से। जबकि नेक्रोसिस में क्या होगा, सेल इतना फूलेगा कि कहीं कहीं से मेम्ब्रेन बर्स्ट होगी, ब्रेक होगी, और साथ में जो सेलुलर कंटेंट्स होते हैं वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। जबकि एपोप्टोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। ATP डेप्लेटेड रिक्वायर्स ATP। नेक्रोसिस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे ATP ब्रेक होना शुरू होता है, मतलब एनर्जी जो है वो एक तरह से कह लो कि वेस्ट होना शुरू हो रही है। जबकि एपोप्टोसिस में हमारे पास जो ATP होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जिस सेल में प्रॉब्लम आई है वहीं सुसाइड कॉमेट हो, बाकी की सेल्स जो हैं वो अफेक्टेड ना हो। सेल की लाइसिस होती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं नेक्रोसिस में, सूजन आती है, रेडनिंग होती है, बर्निंग प्रोसेस चलता है, बट इट नेवर हैपेंस इन एपोप्टोसिस। सीधा सीधा सेल जो है वो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, ईटिंग का प्रोसेस होता है, और जब डेथ हो जाती है तो उसको जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये सेल्स का नाम है जो एपोप्टोटिक सेल्स या उनकी जो बॉडीज होती हैं उनको खाते हैं, ईटिंग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस कहते हैं फेगोसाइटोसिस। जो सेल्स ईटिंग प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। DNA फ्रेगमेंटेशन रैंडम और स्मीयर्ड। अच्छा जी, लैडर लाइक DNA फ्रेगमेंटेशन इन वीवो होल एरियाज ऑफ द टिश्यूज आर अफेक्टेड। अच्छा, इन वीवो की जो टर्म है ना यहाँ पे, इन वीवो कहते हैं इनसाइड द बॉडी। इंडिविजुअल सेल्स में अगर होगा तो एपोप्टोसिस है, अगर टिश्यू नंबर ऑफ सेल्स हैविंग द सेम फंक्शन, हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, अगर कोई स्पेसिफिक एरिया बॉडी का अफेक्टेड है तो वो हमारे पास नेक्रोसिस होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, DNA फ्रेगमेंटेशन जो है वो रैंडम है। अच्छा, DNA फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, मतलब बीच बीच में से कहीं से टूट जाएगा। एपोप्टोटिक में एक सीक्वेंशियली हो रहा है, क्योंकि लैडर लाइक है तो वो एक लैडर की तरह से जो है वो खुलना शुरू होता है। जब आप DNA का पूरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि हाउ DNA इज फॉर्म्ड, यू कैन ऑब्जर्व हियर। मैं अभी ये लेक्चर अपना यहीं तक रखती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। आई आस्क डिफरेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कन्फ्यूजन, कल पहले से सोच के रखिएगा, उसको टाइप कर दीजिएगा और फिर जो है वो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यस मुबशरा, मैं सारी स्लाइड्स आपको दिखाऊं शुरू से बेटा? नाउ यू कैन सी मेरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है मुबशरा। नाउ यू कैन सी। आर यू
watching? रामीन, कैंसर की कंडीशन में जो है ना वो नेक्रोसिस हो सकता है, मतलब वो चीज़ है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें नेक्रोसिस होता है। तो डेथ हो सकती है ना सेल की, तो कैंसर तो बहुत मतलब एबनॉर्मली सेल्स बन रहे हैं, तो उनमें से कुछ सेल्स ऐसे भी होंगे जो नेक्रोसिस के प्रोसेस में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से मिलती जुलती एक टर्म हमारे पास ट्यूमर भी आ रही होती है, जिसमें आपको प्रॉपर विजिबिलिटी होती है सेल्स की, जैसे हमारे अगर अल्लाह ना करे कभी चोट वोट लग जाती है ना, तो ये सब। अच्छा मेरा बेटा, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत कुछ दिखा रही हूँ आपको, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, सारी शायद आपके पास आज आ नहीं रही हैं। मैंने 1 बाय 1 सारी स्लाइड्स शो कर दी हैं ऑलरेडी। आप है ना अपना कनेक्शन चेक कर लो, मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ 55। यस अनस बेटा, बुक का क्या कह रहे हैं आप? अच्छा जी ठीक है, अभी आप इसको यहीं स्टॉप करो। टुमारो आई विल शो अगेन, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट्स आपको दूंगी, आपको सिर्फ 5 मिनट में कल आपको देखना है ये सब कुछ, ठीक है? जो भी कंफ्यूजन हो कल पहले पूछ लेना, देन आई विल स्टार्ट मियोसिस। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके? चलें, आज जो भी प्रॉब्लम है वो कल निकाल के रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।